हेलो बच्चों, आरएन साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इससे पहले मैंने आपको 6 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है साइकोलॉजी का। अब साइकोलॉजी के 7 चैप्टर पे आ जाते हैं, जो है आपका 12th क्लास का 7 चैप्टर है साइकोलॉजी का, जिसमें है सामाजिक प्रभाव एवं सामाजिक प्रक्रम। इसमें जो दिया है आपका समूह से रिलेटेड दिया है, यानी कि जो भी समाज में प्रभाव पड़ते हैं या जो भी सामाजिक क्रम है उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताएंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं इसमें समूह का स्वरूप और समूह का निर्माण। तो यानी कि समूह से क्या तात्पर्य है? समूह से का अर्थ है यानी कि समूह से तात्पर्य मनुष्य के किसी एकत्रीकरण से है जो आपस में सामाजिक संबंध के कारण एक दूसरे के निकट होते हैं। यानी कि जो भी हमारा समूह होता है, यानी कि समूह से तात्पर्य है ग्रुप, यानी कि अगर कोई भी ग्रुप होता है वो एक दूसरे से सामाजिक संबंध से बंधे हुए होते हैं, यानी कि जो भी है एक जगह पे इकट्ठा होना समूह कहलाता है। इसके बाद है इसमें विशेषताएं हैं। विशेषताओं में आ जाता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो समूह की विशेषताओं में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का पाया जाना जरूरी है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी समूह हो सकता है। दूसरा है इसमें सामाजिक संबंध, यानी कि जब भी कोई भी समूह बनता है तो उन लोगों में आपस में सामाजिक संबंध पाया जाता है। तीसरा है आदर्श नियम, यानी कि जब भी हम किसी समूह को बनाते हैं तो उसमें जो भी नियम होते हैं सभी के लिए एक समान होते हैं, यानी कि बिना नियम के कोई भी समूह नहीं बन सकता है। फोर्थ है इसमें हम की भावना। जब भी कोई भी समूह होता है उसमें हम की भावना जरूर पाई जाती है, यानी कि जो भी है वो एकजुट होकर काम करते हैं जिसे हम कहते हैं, तो हम की भावना जरूर पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा समान व्यवहार। जब भी कोई भी समूह होता है या ग्रुप होता है उसमें सबके जो भी जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी के सदस्यों का क्या है, समान व्यवहार एक दूसरे में पाया जाता है। 6 पॉइंट है इसमें सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण से मतलब यानी कि सोशल कंट्रोल, यानी कि जो भी है सामाजिक नियंत्रण भी एक समूह का ही हिस्सा होता है। जब तक सामाजिक नियंत्रण नहीं होंगे तो वो समूह कार्य ठीक से नहीं कर सकता है। इसके बाद आ जाता है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध, यानी कि जरूरी नहीं है कि एक समूह आमने सामने बैठकर ही काम करे, यानी कि वो कहीं दूर रह के भी, यानी कि जो भी उसकी ड्यूटी है या जो भी उसका काम है वो अपने अकॉर्डिंग उस समूह के लिए, एक समूह के लिए कार्य करना, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, यानी कि दोनों ही संबंध उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद है परस्पर सहयोग। जो भी एक समूह या ग्रुप होता है वो आपस में एक दूसरे से परस्पर सहयोग की भावना रहती है, यानी कि वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, यानी कि एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इसके बाद है सामान्य लक्ष्य, यानी कि जो भी एक समूह का निर्माण किया जाता है उसमें सभी का जो लक्ष्य होता है, यानी कि जो सभी का एक गोल होता है वो सभी का सामान्य होता है, यानी कि एक समान होता है, यानी कि एक जैसा ही पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समूह, भीड़, दल, श्रोतागण में अंतर। तो क्या है भीड़, क्या है इसमें समूह के बारे में तो हमने बता दिया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जिसका एक सामान्य लक्ष्य होता है, यानी कि जो भी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है भीड़। तो भीड़ में क्या है, यानी कि जो भी व्यक्तियों का संग्रहण होता है, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा होना, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के इकट्ठा होना, वो भीड़ कहलाती है। जहां पर कोई किसी एक दूसरे को जान पहचान नहीं है, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। जैसे मान लिया जाए अगर किसी सड़क पे किसी की एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे जो लोगों का इकट्ठा होना है वो क्या कहलाएगी, भीड़ कहलाएगी। तो जब व्यक्ति संयोगवश किसी स्थान पर परिस्थिति में जमा हो जाते हैं तो उसे भीड़ का निर्माण कहा जाता है। इसके बाद जो इसमें आ जाता है अंतर, भीड़ समूह का भीड़ से अंतर। तो भीड़ में क्या है, प्राय व्यक्तियों की संख्या बड़ी होती है, यानी कि भीड़ में कोई गिनती नहीं होती है, कोई उद्देश्य नहीं होता है। जबकि समूह में क्या होता है, अपेक्षाकृत, यानी कि उसमें अगर कोई भी समूह बनेगा तो उसमें सदस्यों की स्थायी होगा, यानी कि जो भी काउंटिंग है वो ये स्थायी होगी, यानी कि कितने सदस्यों को लिया जाए।
भीड़ का स्वरूप क्या है, अस्थायी होता है, जबकि उसका अपेक्षाकृत स्थायी होता है, यानी कि एक जगह पे स्टेबल होता है। यानी कि अगर वो ग्रुप बनेगा तो कहाँ पर है, किस जगह पर है, वो जगह पूर्व पहले से डिसाइड होगी। तीसरा है इसमें, भीड़ के निर्माण के लिए सदस्यों को शारीरिक उपस्थिति या उनका कंधे से कंधा मिलाना आवश्यक नहीं है। यानी कि जब भी अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो वो एक दूसरे को सहयोग करना या फिर उसके लक्ष्य निर्धारित नहीं होते, यानी कि कोई भी है एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना आवश्यक है। जबकि समूह में क्या है, सदस्यों के लिए ना तो सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है, ना ही सदस्यों के कंधे से कंधा मिलाना। ठीक है, इसके बाद है इसमें भीड़ के सदस्यों के सामने कोई भी नियम या कानून नहीं होते हैं। यानी कि अगर भीड़ है तो उसमें कोई लिमिट्स या कोई भी नियम या नहीं बने होते हैं, जबकि समूह में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिनको एक समूह के सदस्यों को फॉलो करना होता है या फिर उनको अनुरूप चलना होता है, व्यवहार करना होता है। इसमें फिफ्थ पॉइंट है, समूह के सदस्यों का भाग एक दूसरे से जुड़ा होता है, जबकि समूह की किसी भी घटना या प्रभाव समूह के सभी सदस्यों पर समान रूप से पड़ता है। भीड़ में ऐसी कोई बात नहीं होती है। यानी कि जो भी अगर एक ग्रुप बनाया है तो कहीं ना कोई एक उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद, यानी कि वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भीड़ का सदस्य क्या है, पुलिस के डंडे अधिक घायल करने से हो सकता है या फिर दूसरा ना के बराबर भी हो सकता है। इसके बाद आ जाता है दल। तो दल में सचमुच में एक विभिन्न तरह का समूह ही होता है जिसमें सदस्यों का संपूषक कौशल होते हैं, यानी कि जो सप्लीमेंट्री स्किल होते हैं वो होते हैं, उनके कोई सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। दल में सदस्यों के समन्वित प्रयास में एक घनात्मक सहक्रिया होती है, जिसके कारण दल प्राय शीघ्र एक उत्तम परफॉर्मेंस स्तर पर प्राप्त कर लेता है। जिससे यद्यपि दल समूह का एक विशिष्ट प्रकार का है, फिर भी यह समूह से निम्नांकित बिंदुओं से भिन्न है। यानी कि कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से समूह से दल है जो थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसे समूह में जो भी परफॉर्मेंस होती है व्यक्तिगत यानी कि जो भी इंडिविजुअल मेंबर्स के कार्य पर निर्भर करता है, परंतु दल में क्या है, जो भी परफॉर्मेंस होती है व्यक्तियों के योगदान और सामूहिक प्रयासों से। जैसे कि अगर मान के चलो कोई भी एक पार्टी है यानी कि दल है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो सकती है, उसमें दल में जो जितने भी सदस्य होते हैं उन सबका क्या होता है, दल के सदस्यों का काम क्या होता है, यानी कि योगदान करना और सामूहिक जो भी कार्य होते हैं उनके लिए प्रयास करना। जबकि समूह में क्या होता है, किसी एक समूह के लिए ही कार्य करना। दूसरा है इसमें समूह के नेता समूह के कार्य परफॉर्मेंस के लिए व्यक्तिगत सदस्यों को उत्तरदायी समझते हैं। यानी कि जो भी है जिम्मेदारी क्या है, एक समूह में किसी व्यक्ति का तो ही होती है, यानी कि जो भी अगर वो काम अच्छे से करता है तो जिम्मेदारी क्या है, एक समूह के सदस्य ही होती है। जबकि दल में क्या है, सदस्य स्वयं ही अपने कार्य के लिए अपने आप ही उत्तरदायी होता है, यानी वो खुद ही जिम्मेदार होता है कि वो जो भी काम करेगा एक दल के लिए काम करेगा। इसके बाद आ जाता है श्रोतागण। श्रोतागण भी एक तरह का औपचारिक या संस्थागत भीड़ कहा जा सकता है। इसमें क्या है, श्रोतागण एक ऐसी निष्क्रिय संस्थागत भीड़ है जो पूर्व निश्चित जगह पर पूर्व निश्चित समय के अनुसार और पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकत्रित होती है। पूर्व निश्चित जगह यानी कि अगर हमने देखा कि कोई भी श्रोतागण कहाँ मिलेंगे, अगर आपने कहा कि एक प्रोग्राम है या फिर यहाँ पर है, वो इतने बजे से यानी कि कोई सी जगह का नाम लिया कि उस जगह पर है, इतने बजे होगा और इतने लोग वहां पर मौजूद होंगे, तो वो क्या, वो श्रोतागण कहलाएंगे। ऑडियंस जिसे बोलते हैं कि उनको क्या है, अगर उन्हें लगता है कि कोई भी चीज वहां पे सुनने में आएगी या फिर देखने को मिलेगी, तो वो क्या है, उस टाइमिंग से वहां पर मौजूद हो जाएंगे। तो यानी कि वो निश्चित समय और निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि अगर उनका कोई उद्देश्य है तो वो पूर्ति वहीं हो सकती है। तो ये श्रोतागण के अंतर्गत आ गया। इसके बाद आ जाता है समूह में सम्मिलित होने के कारण। समूह में सम्मिलित होने के कारण क्या है, यानी कि सबसे पहला कारण है सुरक्षा। यानी कि जब भी हम समूह में सम्मिलित होते हैं तो सबसे पहले क्या, हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, यानी कि क्या हम समूह के सदस्य बन गए हैं। दूसरा है आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट। तो जब भी हम किसी समूह के सदस्य बनते हैं तो हमारा खुद का आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है।
तीसरा है इसके बाद पद। तो जो भी हम समूह के सदस्य बनते हैं तो उसमें एक पद निश्चित होता है जिसके हम यानी कि जो स्टेटस है वो हमारा वो बना रहता है यानी कि समूह के सम्मिलित होने की वजह से। इसके बाद है लक्ष्य प्राप्ति, यानी कि समूह में सम्मिलित होने के लिए हम के कारण ये है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम समूह में इकट्ठा हुए हैं, समूह का निर्माण किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की तुष्टि, यानी कि जो भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, यानी कि जो भी समाज में रह के हमें रहन सहन या सम्मान जो मिलना है, प्राप्त करना है या फिर सम्मान उनको देना है, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति किया समूह में रहने के कारण ही हो सकती है। इसके बाद आ जाता है सूचना तथा ज्ञान देना। जब हम किसी समूह के सदस्य होते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी सूचना हमें देना और ज्ञान जो भी उसमें समूह में दिया जाता है वो ज्ञान का मिलना हमें समूह के सम्मिलित होने के कारण ही मिल पाता है। इसके बाद आ जाता है समूह का निर्माण। तो समूह का निर्माण कैसे होता है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है समानता। तो जब सब एक दूसरे के समूह में क्या है समानता होगी तो क्या है समूह का निर्माण जल्दी हो जाएगा, यानी कि जो भी रोल है वो एक दूसरे को समान रोल मिलेंगे जिसकी वजह से उनकी इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। दूसरा है इसमें समीपता, यानी कि जो भी अगर समूह बनाया गया है उसमें समीप यानी कि एक दूसरे के पास होना भी जरूरी है। सामान्य लक्ष्य, यानी कि जो भी एक समूह का निर्माण किया जाता है उसका एक सामान्य लक्ष्य होता है, यानी कि जो भी है किसी सामान्य लक्ष्य के लिए एक समूह बनाया जाता है। बृहदधमकी, यानी कि अगर हम किसी समूह के सदस्य बन गए हैं तो जो भी हमें सिक्योरिटी मिली है उसमें कोई भी बाहरी धमकी या फिर बाहरी खतरे से बचने के लिए हम या आपसी भेदभाव को मिटाकर एक ही हो जाने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र हो जाती है, जिससे सामूहिक दंगे वगैरह होते हैं या सांप्रदायिक दंगे होते हैं जिसमें क्या है वो हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। इसके बाद है प्रकारात्मक एकता। प्रकारात्मक एकता से मतलब ये है कि यानी कि जो भी व्यक्तियों के बीच किसी कार्य या लक्ष्य के प्राप्त करने की सहमति से होता है, यानी कि जो भी है ऐसे लोग जो एक समूह काफी आसानी से विकसित हो जाता है। जैसे मोहल्ले में अधिकतर लोग यदि ये चाहते हैं कि कोई भी स्थान में मंदिर का निर्माण हो जाए तो ऐसे निर्माण के लिए यानी कि जो सब में आपसी सहमति होगी वो प्रकारात्मक एकता के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समूह निर्माण की अवस्थाएं। समूह निर्माण की अवस्थाओं में कुछ हेडिंग्स हैं। जैसे सबसे पहली है निर्माण अवस्था। निर्माण अवस्था से मतलब ये है कि यानी कि जो भी समूह के निर्माण की पहली जो अवस्था होती है उसे निर्माण अवस्था कहते हैं। उनके बीच जैसे कि एक अनिश्चितता होती है जिसमें एक प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के बारे में जानने और समझने की लगा रहता है। तो इस अवस्था में सदस्यों की जो भी एक्साइटमेंट होता है वो तरह तरह की आकांक्षाएं भी होती हैं और ये अवस्था उस समय समाप्त हो जाती है जब व्यक्ति अपने आप को समूह का सदस्य मानने लगता है। दूसरा है हो हंगामा की अवस्था। हो हंगामा की अवस्था से मतलब ये है कि जो भी सदस्यगण होते हैं यदि समूह के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि जो भी उसका अस्तित्व है उसको स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी कुछ बातों को लेकर मन में क्या है द्वंद्व चलता रहता है। जैसे प्राय सदस्यों में इस बात को लेकर द्वंद्व बना रहता है कि समूह का लक्ष्य किसके तरह से पूरा होगा और कौन व्यक्ति उसका लीडर बनेगा या उसका नेता बनेगा, जिससे फिर व्यक्ति किस ढंग का कार्य करेगा आदि। इस तरह के कार्य जैसे हो हंगामा की अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। जब तक यह अवस्था क्या है समाप्त हो जाती है तो समूह के नेतृत्व अन्य लोगों को एक स्पष्ट पदानुक्रम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी उसको पद मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग उसको स्वीकार कर लेते हैं जब तक उसको किसी को पद नहीं मिलता। इसके बाद तीसरी है मानक स्थापित होने की अवस्था। मानक स्थापित होने की अवस्था में क्या है समूह के सदस्य अपने व्यवहारों को ठीक ढंग से नियमित व संचालित करने के लिए कुछ मानक तैयार करता है या विकसित करता है। इतना ही नहीं, इस अवस्था में सदस्यों के बीच जो है
घनिष्ठ संबंध विकसित हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित हो जाते हैं। और सदस्य गणों द्वारा समूह समग्रता का व्यवहार भी दिखलाया जाता है। जैसे यह अवस्था जब समाप्त हो जाती है जब समूह की संरचना ठोस हो जाती है, यानी कि जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से ठोस हो जाता है, तो जो भी उसकी प्रत्याशाएं हैं वो एक सेट में विकसित हो जाती हैं, जिससे कि लगता है कि अब जो काम होगा वो इसी तरीके से चलता रहेगा, या फिर इसी समूह में जो जो सदस्यों के बीच में जो जो उनके बीच में काम दिए गए हैं वो उसी तरीके से करने लगेंगे। फोर्थ है निष्पादन की अवस्था। निष्पादन की अवस्था से मतलब है परफॉर्मेंस स्टेज। परफॉर्मेंस स्टेज में क्या है, इस अवस्था में समूह के सदस्य समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर क्या है आगे बढ़ते हैं। वहां एक जो पूर्णता प्रकार रूप का हो जाता है। समूह की शक्ति इस बात पर लगती है कि किस तरह से जो भी लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा, यानी कि हर एक सदस्य अपने अपने परफॉर्मेंस को लेकर ये रहता है कि वो अपने जो समूह के जो प्रोग्रेस है वो कैसे की जाए, तो वो उसी अवस्था को निष्पादन की अवस्था कहा जाता है। फिफ्थ है स्थगन की अवस्था। स्थगन की अवस्था अस्थायी समूहों के लिए लागू होती है। अस्थायी समूह वैसे समूह को कहा जाता है जो सीमित कार्य के लिए होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, वो अस्थायी समूह कहलाते हैं। जैसे इसमें पूरा कार्य होते ही जो भी है एक जो ग्रुप बनाया जाएगा वो समाप्त कर दिया जाता है, यानी किसी एक कार्य के लिए बनाया गया था जिसकी वजह से वो काम कंप्लीट होने के बाद वो क्या है स्थगित हो जाता है, ये स्थगन हो जाता है। इसमें क्या है, इस अवस्था में सदस्यगण जो क्या है एक दूसरे से विघटित हो जाते हैं। विघटित हो जाने इनके अलग होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जो हमारी नई हेडिंग है समूह संरचना, यानी कि ग्रुप स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीजें स्ट्रक्चर में आती हैं। सबसे पहली आ जाती है इसमें भूमिका, यानी कि जो भी समूह के अंदर जो भूमिका होती है उससे जैसे उन प्रत्याशाओं के से होता है जो व्यक्ति एक दूसरे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जैसे परिवार में पिता की भूमिका, पुत्र की भूमिका, जैसे हमारी माता की क्या भूमिका है, वो सारी भूमिका क्या है एक समूह में रह के क्या है जो भूमिका व्यक्ति अदा करता है वो भूमिका कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिता से सभी बच्चों को एक उम्मीद रहती है, या एक के उनके सभी बच्चों की देखरेख करनी है, उनका लालन पालन करना है, तो ये क्या है पिता की एक भूमिका के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है मानक। मानक के अंतर्गत यानी कि जो भी नियम वगैरह बनते हैं, जैसे ऐसे व्यवहार या विश्वास से होता है, जो नियम से होता है, जो समूह के सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, यानी कि एक समूह होता है जिसके द्वारा कुछ नियम या कुछ कानून बनाए जाते हैं। जैसे मानक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई एक उम्मीद द्वारा प्रत्याशा होती है कि जो वैसे व्यवहारों का उल्लेख करता है जो एक परिस्थिति के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नियम यानी कि जो परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो, जिसकी वजह से कार्य में या किसी समूह को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जैसे प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो परिवार के सदस्यों का व्यवहार नियमित करते हैं, यानी कि एक नियम से चलाने के लिए किसी का परिवार को क्या है कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके बाद है पद या पदवी। तीसरा, पद या पदवी से मतलब यह है कि सदस्यों के अन्य लोगों द्वारा दिए गए सामाजिक स्थान से होता है, यानी कि जो भी एक समाज में एक स्थान मिला होता है उसे हम पद या पदवी कहते हैं। समूह द्वारा किसी उसकी व्यक्ति वरीयता के आधार पर, यानी कि जो भी उसके अंदर क्वालिटीज है या जो उसके अंदर क्षमताएं हैं उसके आधार पर उसको एक पदवी दी जाती है। इसके बाद आ जाता है समग्रता। समग्रता के अंतर्गत आ जाता है कि इस बात से होता है कि समूह के सभी सदस्य किस सीमा तक समूह में बने रहने के लिए प्रेरित रहते हैं, यानी कि जो भी है एक समूह में रहने के लिए उनको
कौन सी चीज ऐसी है जो प्रेरित करती है, या जितनी अधिक ऐसी प्रेरणा सदस्यों को होगी जिससे समूह की समग्रता उतनी अधिक समझी जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे कि समग्रता एक तरह का दल या भाव का ज्ञान होता है जो सदस्यों के समूह के बने रहने के लिए प्रेरित करता है। जितना अधिक समूह में समग्रता होगी उतनी अधिक सदस्यों के अपने आप को एक सामाजिक इकाई के रूप में सोचते हैं तथा आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। यानी कि जो भी अगर हम क्या है किसी भी कार्य को करने के लिए एक दूसरे से मिला जुला होना, यानी कि उस चीज को इम्पोर्टेंस को समझना होता है, जिसकी वजह से जो भी हम उस समूह के इम्पोर्टेंस को समझते हो तो हम सब लोग मिलके क्या है उसका लिए काम करते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, समग्रता कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समूह के प्रकार। समूह के प्रकार में सबसे पहला हमारा जाता है प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह से तात्पर्य है कि वे समूह जो आकार में क्या है छोटे होते हैं या फिर व्यक्ति एक दूसरे से भली भांति क्या है एक दूसरे से परिचित होते हैं। जैसे उसमें आ जाता है परिवार, खेल समूह और अपना पड़ोस। दूसरा है इसमें द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिनमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है या फिर वो समूह इतना बड़ा होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं या फिर एक दूसरे से परिचित होते हैं। इसके बाद इन दोनों में जो प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर आता है आपका पेपरों में, बोर्ड में, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आकार के अकॉर्डिंग। तो आकार इनका कैसा होता है, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे आप। अगर पेपर और पेंसिल लेके बैठेंगे तो आप नोट करते जाना कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर क्या क्या है और किसके आधार पे है। तो सबसे पहला है इसमें आकार के आधार पर लिख सकते हैं। आकार के आधार पे इसमें जो प्राथमिक समूह होता है वो छोटा होता है और द्वितीयक समूह होता है वो काफी आकार में बड़ा होता है। तो इसमें जैसे प्राथमिक समूह में जैसे परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली आ जाती है। वहीं द्वितीयक समूह में क्या है कि जो भी श्रमिक संगठन हो गया या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, तो ये द्वितीयक समूह में के अंतर्गत आ गया। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर क्या होता है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों के उद्देश्यों में समानता रहती है, यानी कि समान उद्देश्य होते हैं एक दूसरे के। द्वितीयक समूह में क्या है, सदस्यों के उद्देश्यों में भिन्नता होती है। तीसरा है इसका संबंधों की प्रकृति, यानी कि जो भी प्राथमिक समूह में संबंधों की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि आमने सामने के संबंध होना परम आवश्यक है। इसीलिए प्राथमिक समूह में सदस्यों के व्यक्तिगत एवं अनौपचारिक संबंध क्या है पाए जाते हैं। द्वितीय समूह में संबंधों की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि आमने सामने के संबंधों की बहुत कम संभावना रहती है, यानी कि दूर रहकर भी ये काम हो सकता है, यानी कि दूर रहकर भी ये काम करते हैं। चौथा है इसका संबंधों की अवधि, यानी कि संबंधों की कितनी अवधि रहती है इसमें। तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाता है घनिष्ठता के कारण सदस्यों के एक संबंध दीर्घकालीन या फिर लंबे समय तक कह सकते हैं या फिर जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं होती है जब तक संबंध क्या है बने रहते हैं। द्वितीय समूह में क्या होता है कि यानी कि सदस्यों के संबंध स्थायित्व नहीं होते, यानी कि एक तरीके से एक जगह निश्चित नहीं होते कि ये परमानेंट रहेगा। फिफ्थ है इसमें परस्पर प्रेम और सहानुभूति का में अंतर से कैसे करेंगे, तो यानी कि उद्देश्यों की समानता के कारण सब प्राथमिक समूह के सदस्यों में परस्पर प्रेम और सहानुभूति यानी कि सिंपैथी पाई जाती है इसमें। और द्वितीय समूह में क्या हो जाता है कि उद्देश्यों की भिन्नता के कारण द्वितीय समूह के सदस्यों में परस्पर प्रेम और सहानुभूति की भावना कम पाई जाती है। 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसमें ले सकते हैं प्राथमिक उत्पत्ति के आधार पर। तो प्राथमिक समूह का स्वतः जन्म होता है, यानी कि वो बनाई नहीं जाती है। द्वितीय समूह में क्या है, इसका निर्माण किया जाता है मनुष्य द्वारा, प्रयास के द्वारा, है ना, मनुष्य के प्रयास द्वारा। साधन या साध्य, यानी कि प्राथमिक समूह साध्य होता है और द्वितीय समूह साध्य ना होकर साधन होता है। इसमें हम की भावना, यानी कि प्राथमिक समूह में क्या है हम की भावना होती है और द्वितीय समूह में क्या है हम की भावना का अभाव यानी कि कमी पाई जाती है। संस्कृति, यानी कि प्राथमिक समूह में वहां पाए जाते हैं जहां सामान्य संस्कृति के व्यक्ति के लोग निवास करते हैं, और द्वितीय समूह में क्या है सामान्य संस्कृति का क्या है अभाव होता है, यानी कमी पाई जाती है, और संस्कृति में भिन्नता भी हो सकती है, यानी कि अलग अलग संस्कृति के भी लोग हो सकते हैं द्वितीय समूह में।
संख्या यानी कि प्राथमिक समूह में संख्या जो है सीमित होती है, जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस में हो जैसे। और द्वितीय समूह के अंतर्गत अनेक प्राथमिक समूह पाए जाते हैं जिनमें संख्या निश्चित नहीं की जा सकती, यानी कि कोई भी काउंटिंग नहीं की जा सकती। समूह का निर्भरता यानी कि प्राथमिक समूह के सदस्य समूह पर निर्भर रहते हैं, जबकि द्वितीय समूह के सदस्य समूह पर निर्भर नहीं रहते हैं। पद का निर्धारण प्राथमिक समूह में व्यक्तियों का पद उसके महत्व एवं जन्म पर निर्भर होता है। द्वितीय समूह में व्यक्ति का पद उसके कार्य पर निर्भर करता है, यानी कि जैसा वो अगर काम अच्छा करता है तो उसका जो पद है वो बढ़ जाएगा। यानी कि नियम प्राथमिक समूह के सामाजिक नियमों की प्रधानता होती है और इन्हीं का पालन करना होता है, जबकि द्वितीय समूह में क्या होता है, सामाजिक नियमों के साथ साथ समूहगत नियम, यानी कि जो भी ग्रुप में नियम बनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग कार्य करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंत समूह तथा बाह्य समूह। अंत समूह से तात्पर्य है कि जो भी जिसके सदस्यों में क्या है, हम की भावना प्रबल होती है और जो आमने सामने क्या है, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने जो कैसे संबंध होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं और भावनात्मक रूप यानी कि इमोशनली एक दूसरे संबंधों से क्या है वो बंधे हुए होते हैं। इसी भावनात्मक संबंध के कारण अंत समूह के सदस्य समूह के कल्याण के लिए या व्यक्ति के कल्याण के लिए ही अपने आप को एक समूह मानते हैं। सामूहिक सुख दुख लाभ हानि प्रत्येक सदस्य अपना ही समझता है, यानी कि वो एक दूसरे जो अंत समूह होता है वो अगर किसी को लाभ है या हानि है या सुख है या दुख है, वो दुख जो भी चीज है वो अपना ही समझता है, यानी कि किसी दूसरे समूह को नहीं समझता है। उदाहरण के लिए जैसे जब किसी एक स्कूल में मैच किसी अन्य स्थानीय स्कूल से होता है तो स्कूल के समस्त छात्र एक अंत समूह का निर्माण करते हैं, यानी कि एक अंत समूह कहलाएगा अगर वो उस स्कूल के सदस्य या उस स्कूल के छात्र अब वो अपने स्कूल के लिए कार्य करेंगे। तो दूसरा है बाह्य समूह। बाह्य समूह के अंतर्गत में आ जाता है कि बाह्य समूह प्रत्येक एक प्रकार की सामाजिक दूरी अनुभव की जाती है। बाह्य समूह के प्रति एक परायापन यानी कि जो भी है अपनापन नहीं दिखाई देता है, परायापन दिखाई देता है। समूह के अंतर्गत आ जाता है कि जो भी है एक प्रकार के सामाजिक दूरी दिखती है और एक दूसरे में क्या है परायापन दिखता है, और क्या है एक दूसरे में क्या है हीन भावना या निम्न मान लिया जाता है। जैसे इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है जैसे घृणा या एवं विकसित हो जाती है। बाह्य समूह के सदस्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का व्यवहार अपनाया जाता है, यानी कंपटीशन सा होता रहता है उनके बीच में। अंत समूह के समान बाह्य समूह भी एक सापेक्ष धारणा रहती है जिसमें नगर को अंत समूह स्वीकार कर लेते तथा दूसरा नगर अपने हमारे लिए बाह्य समूह ही हो जाता है, यानी कि अगर एक नगर के लिए कोई काम किया जा रहा है तो वो अंत समूह के अंतर्गत आ जाएगा, अगर एक नगर से दूसरे नगर के लिए वो काम किया जा रहा है तो बाह्य समूह के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आ जाता है औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह। औपचारिक से मतलब ये है फॉर्मल, यानी कि जो भी है एक तरीके से औपचारिक समूह में क्या होता है कि वैसे समूह को कहा जाता है जिसके सदस्यों के बीच मात्र औपचारिक संबंध होते हैं, यानी कि फॉर्मल रिलेशन होते हैं, किसी तरह का स्वाभाविक संबंध नहीं होता है उनके अंदर। ऐसे समूह का निर्माण किसी नियम विधान या सिद्धांत के अनुसार होता है। इस नियम के प्रत्येक सदस्य की भूमिका पूर्व निश्चित होती है, यानी कि पहले से ही निर्धारित होती है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। तो जो औपचारिक समूह बनाए जाते हैं किसी न किसी उद्देश्य के लिए या किसी नियम या किसी विधान या किसी सिद्धांत को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे वो उनमें पूर्व जो उनका रोल होता है वो पूर्व निश्चित होता है पहले से ही। सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध होता है, इसीलिए ऐसे घनिष्ठता और अहम यानी कि जो भी ईगो की कमी पाई जाती है। व्यवसाय संगठन है जैसे लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय, ये औपचारिक समूह के उदाहरण है, यानी कि इनमें क्या है जो भी औपचारिक समूह पाया जाता है। अनौपचारिक समूह उनको कहा जाता है जिसके निर्माण के लिए कोई निश्चित परिभाषा या नियम या कानून नहीं होता है, जिसमें सदस्यों को घनिष्ठता या भाईचारे का स्वभाव का संबंध नहीं पाया जाता है इनके अंतर्गत। तो जो भी है जैसे कि जो औपचारिक ऐसा समूह जो औपचारिक की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है और उसके सदस्यों में हम लोग की भावना होती है। परिवार, बच्चों और खेल समूह अनौपचारिक समूह का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हमारा टॉपिक है व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति पर प्रभाव क्या है, सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि सामाजिक सुकृतीकरण या सरलीकरण। तो दो है इसमें, सामाजिक सुकृतीकरण या सरलीकरण, और दूसरा है सामाजिक स्वेच्छाचार या श्रमावनयन।
तो उसमें सबसे पहला है सामाजिक सुकृतीकरण या सरलीकरण। सामाजिक सरलीकरण से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति जब किसी कार्य को दूसरे की उपस्थिति में करता है तो कार्य को करने में उसे एक तरीके की सुविधा महसूस होती है। जैसे कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें अगर किसी की उपस्थिति मौजूद है तब उस कार्य को करने में क्या उसको हमें क्या सुविधा महसूस होती है, क्योंकि उसकी हेल्प मिल जाएगी, इसीलिए उसे सरल हो जाएगा उसकी हेल्प से। तो परफॉर्मेंस में ऐसी परिस्थिति में उत्तम होता है। और सामाजिक सरलीकरण कारण बताते हुए सामाजिक मनोविज्ञान में ये कहा जाता है कि दूसरे लोगों की उपस्थिति में व्यक्ति की जो कि उत्तेजना होती है, उत्तेजना शक्ति होती है और जो मोटिवेशनल होता है वो स्तर क्या है बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम किसी की उपस्थिति में काम करते हैं तो हमारा मोटिवेशन क्या है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उसको देखते हुए कि हमारा जो हेल्प हो जाएगी उससे, जिसके कारण उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो क्या है वो भी बढ़ जाता है। सामाजिक सरलीकरण होने की एक शर्त यह होती है कि तभी होता है ये जब व्यक्ति के पहले व्यवहार को करने का पर्याप्त उसको एक्सपीरियंस हो या फिर उसकी स्किल हो उसमें। दूसरा है इसमें सामाजिक समन्वय, इसके अंतर्गत आ जाता है कि जब व्यक्ति कोई कार्य समूह में करता है तो पहले ऊपर उसकी जवाबदेही लेकर कार्य नहीं करता है जिसका वह कार्य को अकेले में करता है। जैसे कि अगर मान के चलो कोई ग्रुप में अगर किसी कार्य को किया जाता है तो वो पूरी जिम्मेदारी पूरे ग्रुप की होती है, ना कि किसी व्यक्तिगत रूप से। अगर किसी कार्य को अकेले करता है कोई व्यक्ति तो उसका जिम्मेदार वो क्या है वो खुद होता है। यानी कि अगर कुछ भी काम गलत होगा या कुछ भी उसमें अच्छा होगा तो वो पूरा क्रेडिट उसी को जाएगा। अगर पूरे ग्रुप में करते हैं तो वो पूरा ग्रुप के लिए ही जाएगा। तो इस तरह के समूह में क्या है उत्तरदायित्व का विखराव हो जाता है, यानी कि जो भी उत्तरदायी यानी कि कोई भी एक नहीं लेता है, वो सभी के ऊपर जिम्मेदारी होती है। इसका परिणाम ये होता है कि कार्य का जो परफॉर्मेंस होती है वो खराब हो जाती है और इसकी सामाजिक श्रम की संज्ञा दी जाती है इसी नाम को। इसके बाद आ जाता है सामाजिक श्रमावयन के कारण, यानी कि क्या कारण जिसकी वजह से सामाजिक श्रमावयन हो जाता है। जिसमें सबसे पहला कारण है कि जब व्यक्ति समूह में कार्य करता है तो उसके जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है और वह अनुभव करता है कि उसके योगदानों में क्या व्यक्तिगत मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर वो कोई भी किसी ग्रुप में रहकर कोई काम करता है सामाजिक, तो क्या है कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो अकेले नहीं काम कर रहा, पूरे समूह के साथ काम कर रहा है। दूसरा है समूह में किए जान रहे संपूर्ण कार्य के लिए सदस्य अपने आप को कम उत्तरदायी समझते हैं, यानी कि खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, इसी जिसकी वजह से वो क्या है वो प्रयास भी कम करते हैं। समूह की जो परफॉर्मेंस होती है उसकी तुलना में समूह की परफॉर्मेंस में नहीं होने वाला रहती है, इसीलिए व्यक्ति बहुत मन लगाकर कार्य को परफॉर्मेंस नहीं करता है। यानी कि अगर जो भी श्रमावयन की वजह से क्या है जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य को क्या है कम मन नहीं लगा के काम करता है, यानी कि पूरा मन लगा के काम नहीं करता, क्योंकि उसमें पूरा समूह काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अकेला ही मन लगा के काम नहीं करता, क्योंकि वो उसमें पूरे समूह की जिम्मेदारी होती है। समूह में समन्वय की कमी होती है, जिसमें जो परफॉर्मेंस में क्या है वो कमी आ जाती है। समूह में होना व्यक्ति के लिए कोई विशेष महत्व नहीं है, इसीलिए वे काफी तन मन से कार्य में भाग नहीं लेते हैं और उनका क्या है परफॉर्मेंस भी खराब होता है। यानी कि जो भी है अगर आप भी किसी समूह में रहकर काम करते हो तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, क्योंकि पूरे समूह की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद आ जाता है सामाजिक श्रमावयन को कम करने के उपाय, यानी कि इसको कम कैसे किया जाए। सबसे पहले है कि कोशिश करनी चाहिए कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास को अलग अलग पहचाना जा सके, यानी कि अगर जो भी व्यक्ति उससे संबंधित काम कर रहा है तो उसके जो है प्रयास को पहचाना चाहिए। इससे व्यक्ति का क्या है जो मोटिवेशन स्तर है वो बढ़ जाता है, उसके जो अगर उसको क्रेडिट मिलेगा तो वो और अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा। दूसरा है इसमें समूह के सभी सदस्यों को कड़ी मेहनत करने के लिए दबाव डालना चाहिए, यानी कि जो भी जितने भी सदस्य हैं उसमें जितने लोग भी उसमें कड़ी मेहनत करेंगे तो उसमें उनको सफलता भी मायने रखती है और वो सफल हो जाएंगे तो उससे उनके लिए वो काम भी करेंगे। तीसरा है समूह द्वारा किए जाने वाले कार्य को महत्वता बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी अगर इसमें अच्छा काम कर रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ानी चाहिए। समूह के लोगों को अनुभव होना चाहिए कि उसके व्यक्तिगत योगदान महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर वो कुछ काम कर भी रहे हैं समूह में तो उनको ये इम्पोर्टेंस मिलती है कि अगर उन्होंने समूह में रहकर अच्छा प्रदर्शन किया है तो उनको इम्पोर्टेंस जरूर मिलेगी। तो इसीलिए श्रमावयन को कम करने के लिए ये उपाय है। इसमें समूह में समग्रता को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि एक साथ मिलकर जो भी आपस में मिलने का स्तर है वो भी बढ़ेगा। सफल जो भी परफॉर्मेंस है प्रति व्यक्ति के सदस्यों को वचनबद्धता में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे क्या है कि श्रमावयन के नई कारणों को विधियों से इनके द्वारा कम किया जा सकता है।
इसके बाद आ जाता है समूह ध्रुवीकरण। समूह ध्रुवीकरण के अंतर्गत आ जाता है, इसमें इसका संपादन मॉस्कोविसी और फ्रेजर द्वारा किया गया है। समूह ध्रुवीकरण का जब समूह क्या है परिचर्चा के से समूह के सदस्यों का आरंभिक जो भी एटीट्यूड होता है, झुकाव पहले से और अधिक मजबूत हो जाता है, तो इसे ध्रुवीकरण कहा जाता है। यानी कि पहले तो नेगेटिव था या पॉजिटिव, और अगर और ज्यादा हो जाता है तो वो समूह ध्रुवीकरण हो जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य के किसी शिक्षक के मनोवृत्ति उसकी क्या है प्रतिकूल है, यानी कि उसके अपोजिट है, अगर वो किसी और टीचर्स के उनके बारे में सुनता है और तो वो क्या है और अधिक प्रतिकूल हो जाती है। तो ये समूह ध्रुवीकरण का एक उदाहरण है। समूह ध्रुवीकरण में क्या है जो भी निम्नलिखित कारण है जिसकी वजह से ये प्रमुख है। सबसे पहला है जब व्यक्ति समान विचार वाले अन्य व्यक्तियों के समूह में परिचर्चा करता है तो अन्य लोगों से अपनी मनोवृत्ति के बारे में नया नया तर्क सुनता है, और इसका परिणाम जो होता है कि व्यक्ति की जो आरंभिक मनोवृत्ति विचार पहले से है और भी ज्यादा सुनने की वजह से क्या है वो और ज्यादा मजबूत हो गए, यानी कि उन्होंने पहले से तो सुना ही था उसके बाद भी और मजबूत हो गए। दूसरा समूह ध्रुवीकरण का कारण है कि जब व्यक्ति समूह परिचर्चा यानी कि जो भी चर्चा होती है ये पाता है कि अन्य लोग जो उसमें आरंभिक विचार या मनोवृत्ति जिनका एटीट्यूड जैसा है उससे वो अगर वो सहमत है तो क्या है ये व्यक्ति अपनी इस मनोवृत्ति विचार को क्या है वो सार्थकता का महत्व मानता है, यानी कि वो सार्थक है उनका अनुभव होता है। यह विचार है कि यह वो मजबूत भी हो जाता है। और तीसरा है इसमें जब समूह व्यक्ति ये देखता है कि अन्य लोगों के विचार उससे मिलते जुलते, यानी कि अगर उसके विचार उसके समूह के सदस्यों से मिलते जुलते हैं तो व्यक्ति उन सभी सदस्यों के अंत समूह के रूप में प्रत्यक्षण करता है। इसके साथ जो भी उसकी जो समरूपता दिखलाता है, यानी कि वो भी अगर दिखा रहा है कि मैं भी उसी टाइप का हूँ, तो वो जिस चीज क्या है प्रारंभ कर देता है, जिसका सबका नतीजा ये होता है कि जो भी आरंभिक मनोवृत्ति है वो क्या और भी मजबूत हो जाती है। तो ये समूह ध्रुवीकरण के कारण थे और हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आप लोगों को अगर जो भी चैप्टर में कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बता दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।